मॉर्निंग। तो हम लोग जो हेलोल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे उसमें था टॉपिक रिएक्शन विद मेटल। जब रिएक्शन विद मेटल पढ़ रहे थे तो हमने हेलोल्केन की अभिक्रिया जब Mg धातु के साथ करवाई थी तो वहां पे बना था एक कंपाउंड बना था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका पूरा का पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा, तो वही लेक्चर में आज बनाने जा रहा हूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पे। ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को सन 1900 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है ना। 1900 ईस्वी में बनाया था। साइंटिस्ट का नाम था विक्टर। ठीक है ना। विक्टर ग्रिग्नार्ड। विक्टर ग्रिग्नार्ड। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको 1900 ईस्वी में बनाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है ना। विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पर रखा गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नाम इसका। इसका जो सूत्र होता है वो होता है RMgX। यहां पर आप बॉन्ड दिखाना चाहे बॉन्ड दिखाइए, यहां वरना यहाँ पे जो है प्लस और माइनस रहता है। ठीक है ना। सभी में ऐसा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते ये चीज तो आप मन लिखिए। आप केवल M और Mg और X को आप पास पास दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे। यहां पर इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है क्योंकि यहां पर आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड में केवल आयन बनते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर जो है सन 1900 ईस्वी में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाया था जिसका सूत्र था RMgX। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX का, क्योंकि इन्होंने बनाया है। नाम कर रखेंगे इसको, कॉमन सी बात है। अब विक्टर ग्रिग्नार्ड ने जब इसको बनाया था तो इन्हें खुद नहीं पता था कि ये क्या क्या कर सकता है। बात समझ में आ रही है। इन्हें खुद नहीं पता था कि ये क्या क्या बना सकता है, ये क्या क्या कर सकता है। जब धीरे धीरे इसके बारे में खोज होती गई तो 1912 ईस्वी में, यानी कि इसको बनाया था 1900 ईस्वी में, उसके 12 साल बाद जब इसकी जानकारी, इसके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त मिली, जानकारी लोगों को मिली कि ये क्या क्या बना सकता है, या विक्टर ग्रिग्नार्ड ने जो है बताया कि ये क्या क्या बना सकता है, इससे क्या क्या हम बना सकते हैं। इस रिएजेंट के प्रति या इस रिएजेंट की खोज पर विक्टर ग्रिग्नार्ड को सन 1912 ईस्वी में बनाया। 1900 ईस्वी में था, उसके 12 साल बाद 1912 ईस्वी में इनको पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बनाने पर। बनाया उन्होंने 1900 ईस्वी में था, लेकिन इसके गुणों के बारे में इन्हें नहीं पता था कि ये क्या क्या कर सकता है, ये क्या क्या बना सकता है। तो जब 12 साल में इन्होंने इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी एकत्र कर ली, तो जब इन्होंने बताया कि ये बना सकता है, ये कंपाउंड ये बना सकता है, ये कंपाउंड ये बना, मतलब ये जो एक कंपाउंड है इससे हम कई सारे कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। जब ये सब लोगों ने जाना, अन्य वैज्ञानिकों ने उनकी ये बात सुनी, समझे कि ये एक रिएजेंट हमारा क्या क्या कार्बनिक यौगिक में कौन से बना सकता है, तो उन्होंने बड़ा उनको हैरानी हुई। तो ये विक्टर ग्रिग्नार्ड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें एक अभिकर्मक बनाने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और किसी वैज्ञानिक को अभिकर्मक बनाने पर पुरस्कार नहीं मिला है। लेकिन विक्टर ग्रिग्नार्ड को एक अभिकर्मक बनाने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1912 ईस्वी में। ये हो सकता है आपके किसी काम की बात ना हो,
लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना तो ये सब आपके काम की चीजें। 1900 इसमें बनाया था, उसके ठीक 12 साल बाद जब इसके सभी गुणों के बारे में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने लोगों को बताया, जानकारी दी अन्य सदस्यों को, तब उन्हें पता चला कि ये क्या क्या कर सकता है। तो इस बात पे या इस अभिकर्मक की खोज पर विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1912 ईस्वी में। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMG। आर मैंने बताया ना कि आर क्या होता है? आर एल्किल समूह हो सकता है, यहाँ पर बेंजाइलिक हो सकता है, एलाइलिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप एल्किल ही कहना, नहीं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आर में होता क्या है? एल्किल। एल्किल में क्या होता है? CH3 CH5 कार्बन ही तो होता है। तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम धातु है और कार्बन एक अधातु है। तो धातु और अधातु के साथ में यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, आपने पढ़ा होगा क्लास फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जो MgX के साथ बनाता है, यहां पे प्लस और माइनस, यहां पे Mg पे प्लस और X पे माइनस, प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको X को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तब कौन सा बॉन्ड बनता है? यहाँ पे कौन सा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है। कार्बन और मैग्नीशियम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बन रहा है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। लेकिन हमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में यह भी बताया गया था कि जहां पर मेटल और नॉन मेटल होगी, धातु और अधातु होगी, और जब भी धातु और अधातु आपस में मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो वो केवल आपस में जहां पर भी मिलेंगे हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये भी हमने बात क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कहता है कि जहां पर धातु और अधातु होगी, और धातु और अधातु जहां पर भी आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बंध होगा, वैद्युत संयोजक बंध होगा। इसी का नाम है, दूसरा नाम वैद्युत संयोजक बंध। अब यहां पर क्या है? कार्बन आधातु, Mg धातु, कार्बन आधातु Mg धातु, कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए? आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए। बना क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब यहां पर साझेदारी हो रही है तो उसके द्वारा बनना है कोवैलेंट बॉन्ड। और जो हमारा नियम है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड, तो यहां पर आयनिक बॉन्ड भी बनता है। समझ में बात आए? यहां पर हमारे क्या क्या बन रहा है? यहां पर हमारे दो बंध बनते हैं। एक बनता है कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा, और दूसरा बॉन्ड बनता है इनपे प्लस माइनस के कारण। Mg मेटल है, इलेक्ट्रॉनों को देना जानती है। हमेशा धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को दान करती है। अधातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन दे रही है
प्लस, इलेक्ट्रॉन ले रहा है माइनस, कॉमन सी बात है। तो प्लस और माइनस तो थोड़ा बहुत तो उत्पन्न होगा ही, और जहां पर प्लस माइनस थोड़ा बहुत भी उत्पन्न हो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचते हैं, पता है ना, चुंबक, एक प्लस एक माइनस चिपक जाएंगे। तो वही बता रहा हूं मैं, आकर्षण बल उत्पन्न होता है और क्या होता है, वहीं पर आयनिक बॉन्ड बनता है, प्लस और माइनस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है जिसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तथा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी हो रहा है, या कह सकते हो कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज बन रहा है, जिसके कारण इनके बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है और आयनिक बॉन्ड बन रहा है। यहां पर केवल और केवल आयनिक बॉन्ड बनता है, यहां पर ये शुद्ध आयनिक बॉन्ड होता है, यहां पर ये शुद्ध आयनिक बंध है। लेकिन यहां पर शुद्ध ना तो आयनिक है और ना ही शुद्ध कोवैलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड इन दोनों का मिश्रण होता है, कि थोड़ा कोवैलेंट और थोड़ा आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आए? कोई ये नहीं कह सकता कि यहां पर केवल कोवैलेंट बॉन्ड है, नहीं, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। आयनिक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि नियम कहता है, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर का नियम कहता है, उसमें हमने पढ़ा है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी इलेक्ट्रॉन या आपस में पास पास होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा या उनके बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण वहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के बीच में आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक। ये मैं क्यों बता रहा हूं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा अभी क्यों बता रहा हूं, दिमाग में ये बात बिठा लीजिए आप। हो गया? अब देखिए, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक, कुछ लोगों का कहना है, किताबों की बातें बता रहा हूं, 52% इस वाले बॉन्ड को, यहां पे बनने वाले बॉन्ड को, जो मैंने बताया है कि दो बॉन्ड बनते हैं उनमें से 52% यहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है और 48% जो है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कुछ लोग इसको 50-50 मानते हैं कि 50% ये बनता है और 50% ये बनता है। ये सब किताबी बातें हैं, जिस लेखक की लोग है उसमें अलग अलग बातें आपको देखने को मिलती हैं। किसी में 50-50 लिखा होता है, किसी में 52 और 48 लिखा होता है, 52-48, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड 50% और कोवैलेंट बॉन्ड भी 50% बराबर बराबर बनता है। जितना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा यहां पे उतना ही आयनिक बॉन्ड बनेगा यहां पे। तो दो बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ना तो ये प्योर कोवैलेंट है और ना ही ये प्योर मतलब शुद्ध, ना तो ये शुद्ध कोवैलेंट है और ना ही ये शुद्ध आयनिक है। कोई भी प्योर चीज नहीं है, लेकिन यहां पर ये प्योर है, शुद्ध है, क्या? आयनिक बॉन्ड। तो इस रीजन से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटेगा जब भी रिएक्शन होगी। ये प्योर है, प्योर आयनिक बॉन्ड है, प्योर आयनिक बॉन्ड है, ये नहीं टूटेगा। इनके और इनके बीच में जो रिश्ता है एकदम शुद्ध रिश्ता है, उसमें कोई मिलावट ही नहीं है। इनके और इनके बीच में जो रिश्ता है थोड़ा मनमुटाव है, कमजोर है। इनके बीच की जो कड़ी है, जो इनके बीच में जो रिश्ता है, जो धागा, जो डोर है, इनको एक दूसरे बांध रखी हुई है, वो कमजोर है। क्योंकि यहां पर ना तो शुद्ध कोवैलेंट है और ना ही शुद्ध आयनिक है, तो ये बंध वीक है। क्या बोला मैंने?
मैंने कहा कि ये बॉन्ड वीक और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। वीक मतलब कमजोर और ये स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल, मजबूत, जो भी आप कहना चाहो। तो ये बॉन्ड हमेशा टूटेगा जब भी रिएक्शन होगी RMgX की, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड कभी भी नहीं टूटेगा। दिमाग में बात को बिठा लीजिए, जब आप रिएक्शन करोगे तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो याद रखना, R और Mg के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि ये आधा कोवोलेंट और आधा आयनिक बॉन्ड है। ना तो ये शुद्ध रूप से कोवोलेंट है और ना ही ये शुद्ध रूप से आयनिक बॉन्ड है, इसलिए यहां पर इसके टूटने के चांस ज्यादा है। यहां पर ये प्योर आयनिक बॉन्ड है। बात समझ में आई? ये प्योर आयनिक बॉन्ड है, तो इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना? अब कहने का ये है कि इसको हम अगर थोड़ी सी भी ऊर्जा दे देंगे ना, हीट कर देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध बॉन्ड है। कोई भी चीज देखिए, प्योर लोहा, ठीक है ना, बात प्योर लोहे की बात करें, प्योर लोहा कभी कटेगा नहीं। आप देखते हैं कि आदि से हम लोहे से लोहे को काट देते हैं तो प्योर लोहा नहीं होता है, उसमें कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है ना? ये आप चैप्टर में पढ़ोगे, तत्वों के निष्कर्षण चैप्टर में पढ़ोगे, आप लोग देखोगे तो समझोगे। तो यहां पर ये अशुद्ध बॉन्ड है, लेकिन यहां पर ये प्योर बॉन्ड है। ये थोड़ा कम टूटेगा, या कह सकते हैं ये नहीं टूटेगा, लेकिन ये जल्दी टूट जाएगा, सरलता से टूट जाएगा, कम ऊर्जा देने पर टूट जाएगा। तो RMgX हो गया। कौन सा टूटेगा और कौन सा नहीं टूटेगा वो मैंने बता दिया। कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब आगे की बात है। RMgX में ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों होते हैं। RMgX, ध्यान देना, आप देखते हो कि R और Mg के बीच में कार्बन जो है क्या है, आधातु है, और Mg जो है वो धातु है। इलेक्ट्रॉन दान करेगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, R-। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो क्या कहलाता था, न्यूक्लियोफाइल। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल और बेस यानी कि क्षार, दोनों की बात ये कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल और बेस। ठीक है ना? अब आगे देखते रहना ध्यान से, पूरा का पूरा RMgX समझ लीजिए। यहां पर मैंने क्या बताया था, क्या है, एल्किल समूह है। चलिए RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। देखिए कितने बनते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। CH3 MgX के स्थान पर Cl, CH3 MgBr, CH3 MgI, C2H5 MgCl, C2H5 MgBr, C2H5 MgI। ये सब लिखते हैं, और भी हम लिख सकते हैं,
ठीक है ना। एराइल, एराइल जानते हो ना, ये वाला, ये भी बना सकते हैं। RMGX ये भी होगा एराइल, ठीक है ना। तो यहां पे जो C2H5 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 CH3, ये वाला जो बॉन्ड है वो किसके साथ है? कार्बन के साथ तो होगा, क्योंकि 3 वैलेंसी है ना कार्बन की, पूरी है हाइड्रोजन से। एक वैलेंसी कहां से पूरी होगी? Mg से। 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, 4 ही तो बॉन्ड बनाएगा। 3 हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, एक मैग्नीशियम के साथ। तो ये बॉन्ड कार्बन और Mg के बीच है। तो जब कार्बन और मेटल, मतलब कार्बन और धातु के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बने, क्या बोला मैंने? जब कार्बन परमाणु और धातु के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बने, से संयोजक बंध बने, तो उस कंपाउंड को कहते हैं, उस कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उस यौगिक को? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। हिंदी में बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक, आई बात समझ में? कार्ब धात्विक यौगिक। क्या मैंने बोला? किसे कहते हैं वो सुनिए फिर से। जब कार्बन परमाणु किसी धातु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से संयोजक बंध के द्वारा जुड़ी हो, तो उस यौगिक को कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि कार्बन Mg के साथ जुड़ा है, मतलब कार्बन परमाणु एक धातु से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। समझ में बात आए? दिमाग में बैठा या नहीं बैठा? ये गिरनाड़क करना, ये बना दिए मैंने, और भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये इसलिए बना रहा हूं कि आप इनको इंटर में यूज करोगे। और भी हमारे हैं, वो हमारे ये यहां इंटर क्लास में नहीं यूज होंगे, आगे यूज होंगे। हमारे आगे यूज होंगे तो उनको हम आगे देखेंगे। जितने भी यूज होने उतने हम देख लें क्लास 12th के लिए, ठीक है ना। हो गया? आप भी ऐसे कुछ सोच के बना सकते हो, है ना। बनाओगे ना आप लोग? चलिए बनाना जरूर, याद है? चलिए रब कर दिया इसको। ये मिल गया हमारा। अब बात करेंगे इसकी अभिक्रियाओं की। बात करेंगे इसके हम अभिक्रियाओं की। कौन सी अभिक्रिया? आज MgX के बनाने की विधियां जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करूंगा इसके अभिक्रियाओं की, ये किस किस के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बना सकता है, ठीक है ना। कौन कौन से कंपाउंड को ये बना सकता है या क्या बनाता है ये, ठीक है ना। कितने सारे कंपाउंड ये बना सकता है। मेन कंपाउंड यानी मेन यौगिकों की हम बात करेंगे यहाँ पे। RMGX के X से हम कौन कौन से मेन कंपाउंड बना सकते हैं, और R के स्थान पर क्या लेना और X के स्थान पर क्या लेना, ये समझ में आया? क्यों? X क्या है? क्या था? हेलोजन था ना, हेलोजन। और क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बनाता है
क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और आर क्या था हमारा, पता था ना, एल्केल एराइल, आगे और भी, ठीक है ना, क्लियर। चलिए